मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर नंबर 23। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको मैपिंग के बारे में बताया था। मैपिंग के बारे में मैंने क्या बताया था कि जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जिस डेफिनेशन के थ्रू जो आपकी इमेज है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैपिंग। फिर उसके बाद मैंने बताया था कन्फर्मल मैपिंग। कन्फर्मल मैपिंग क्या था, यदि जेड प्लेन में आपके दो कर्व किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा, और जब ये किसी डेफिनेशन के थ्रू, किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है किसमें, डब्लू प्लेन में, तो डब्लू प्लेन में जो नए कर्व बनते हैं C1 और C2, उनके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल और पुराने जो जेड प्लेन के अंदर एंगल बनता है, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेंस और मैग्नीट्यूड दोनों के फॉर्मेट में। मतलब उसकी टोटल वैल्यू भी और सेंस भी दोनों सेम होनी चाहिए। ये बात मैंने बताई थी, ये मैंने लिखा भी है। सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व्ड, ट्रांसफॉर्मेशन इज सेट टू बी कन्फर्मल। जो डेफिनेशन इसे प्रिजर्व रखेगी उसके मैग्नीट्यूड को भी और प्लस उसके सेंस को भी, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाएगी, कन्फर्मल मैपिंग कहलाएगी। ये इसके बारे में मैंने बताया था। आज कुछ और रिजल्ट देखते हैं, इस पर छोटे छोटे रिजल्ट हैं, बड़ा फ़ायदा करेंगे छोटे क्वेश्चनों में। द पॉइंट ऑन विच एफ डैश जेड इज इक्वल टू जीरो, जब एफ, जिन पॉइंटों पे एफ डैश जेड इज इक्वल टू जीरो होता है वे पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। अगर कोई कहता है क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, तो आप क्या करो, उस फंक्शन का, उस ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव निकाल के जीरो के बराबर रख दो और जेड का मान निकाल दो, तो वे आपके क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना। जब डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो होता है उन पॉइंट्स को बोलते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी है, अगर कोई ये कहता है एंगल ऑफ रोटेशन बताओ इसका क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। अगर एंगल ऑफ रोटेशन निकालना तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स v अपॉन यू। कभी कभी चलो मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा गलती करते हैं हम एक जगह, tan इनवर्स v अपॉन यू होता है। या हम ये भी कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड। अब एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है, देखो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कहता है इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो आप कैसे निकाल लोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसे आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और एम्पलीट्यूड जो होता है ये सब बोलते हैं कोणांक, ये आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, इंटरमीडिएट में, कोणांक भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ रोटेशन निकालना हो, ठीक है ना, तो वो इस फॉर्म में लिखेंगे tan इनवर्स v अपॉन यू। लेकिन आप यही ना लगा देना v अपॉन यू, हमें किसका निकालना है, एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड निकालना है। किसका एम्पलीट्यूड निकालना है, एफ डैश का। यहाँ तो एफ जेड निकालना मैंने, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा आपका एफ डैश जेड। अगर आप निकाल लोगे तो यू डैश प्लस आई वी डैश, तो हम ये कह सकते हैं वी डैश बटे यू डैश हो गया। क्लियर बाद में tan इनवर्स, मैं क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, अगर कोफिशिएंट निकालना किसका, मैग्निफिकेशन का, तो आप कैसे निकाल लोगे, पहले डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव का मोड कर देना। और हमें पता, हम डेरिवेटिव इस तरफ लिखते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। मैंने जब आपको एनालिटिक फंक्शन बताया था वहाँ पर डेरिवेटिव निकालना भी सिखाया था मैंने तुम्हें, ठीक है ना। इसी का क्या कर लेना, मोडलस निकाल देना, ये मैग्निफिकेशन हो जाएगा। थोड़ा सा और फ़ायदा, कुछ रिजल्ट हैं इस चीज़ के। एफ जेड इज एनालिटिक, मैपिंग इज कन्फर्मल। कहने का मतलब ये हो गया, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है ना, तो वो जो फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, तो वो मैपिंग क्या बोल ली जाएगी, कन्फर्मल। सिंपल सी बात है, अगर किसी फंक्शन को आप ये चेक कर लो कि एनालिटिक है तो निश्चित है कि वो कैसी होगी, कन्फर्मल, ठीक है ना। कन्फर्मल प्रॉपर्टीज डज नॉट होल्ड गुड एट ए पॉइंट वेयर एफ डैश जेड इज इक्वल टू जीरो। जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उन पे कन्फर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, कन्फर्मल की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मतलब जो एंगल है वो सेंस और मैग्नीट्यूड में सेम नहीं हो पाता। उसके बाद एक ये रिजल्ट भी मैंने लिखा जब मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ाया था आपको, वहाँ मैंने बताया था अगर दो कर्व आपके पास में ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, जीरो। क्लियर बात मेरी, ये आप याद रखना कंडीशन यहाँ से। अब देखो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 382। उसने u आपको दिया, v आपको दिया, कह रहा शो करिए कर्व u एंड v कट ऑर्थोगोनल। ये दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनल काटते हैं, मतलब आपस में कैसे हैं, कर्व परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा हो, बट ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी वो कैसी है, नॉट कन्फर्मल। अब पहले तो मैं इन दो को सिद्ध करेंगे, u और v क्या होने चाहिए,
ऑर्थोगोनल। अगर u और v दो कर्व ऑर्थोगोनल हो, मैंने प्रॉपर्टी लिखी, इस प्रॉपर्टी में रख के देख लो, अगर जीरो आता है तो कन्फर्म, मतलब इस प्रॉपर्टी में रख के देख लो, अगर जीरो आता है तो ऑर्थोगोनल होगी। तो हमने u था, v था, डेल u बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल वाई निकाल लिए, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख के जैसे रखा हमने कैलकुलेशन किया है जीरो, तो हम क्या कह सकते हैं, u और v क्या हो गए आपके ऑर्थोगोनल। ये हमें प्रूफ करना था। आगे क्या कह रहा, u प्लस आई वी क्या है, नॉट कन्फर्मल, ये कन्फर्मल नहीं है, ठीक है ना। u ये रहा, v हो रहा, ये दोनों u v जब यहाँ रख दोगे आप तो एक एफ जेड बन जाएगा आपका। वो कह रहा है कि ये एफ जेड जो बना, एफ जेड को हम w भी बोलते हैं, w कैसा है, कन्फर्मल नहीं है। अगर w कन्फर्मल नहीं दिखाना तो मैंने ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ, एक फंक्शन एनालिटिक अगर है तो वो कन्फर्मल होगा। आप ये दिखा दो, अब ये w जो आपका है ये कैसा है, एनालिटिक नहीं है, ये दिखा दो। अब एनालिटिक ना नहीं है ये दिखाने के लिए आप क्या करोगे, कोची रीमान इक्वेशन वे सेटिस्फाई कराओ। देखो डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर आ रहा, डेल वी बाई डेल वाई के बराबर आ रहा, क्या नहीं आ रहा। इसी तरह डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर नहीं आ रहा, डेल वी बाई डेल एक्स के। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो एफ जेड कैसा हो गया आपका, नॉट एनालिटिक। एफ जेड नॉट एनालिटिक है तो मैपिंग कैसी है, नॉट कन्फर्मल, ठीक है ना। ये रिजल्ट हमने यहाँ लिख रखा, इस रिजल्ट से आप इस तरह का सवाल कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है ना। याद रखना है रिजल्ट सारे के सारे दो दो नंबर में भी होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वे हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या रहा है, फॉर द कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर दे रखा, कह रहा शो करिए कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, किस पॉइंट पे निकालना, एट जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आई, और कितना आना चाहिए 2√5। हमने क्या करा, देखो हम लेके चले, इसी दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो ये वाला है और एक क्वेश्चन ये वाला है। हम पहला क्वेश्चन लेके चले, w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर दे रखा, जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, ये मतलब होता है। अगर इसका डेरिवेटिव चाहिए डेट डब्ल्यू डी जेड निकालना तो हिंगे इसका डेफिनेशन वो डिफ्रेंशिएशन कर दो तो 2z आ जाएगा, इसे 2x प्लस आई 2y भी लिख सकते हैं। अब उसने कहा कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन निकाल लो। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन का, क्या बताया था, देखो पहले पेज पर आ जाते हैं फिर उसके बाद ही बात करते हैं आगे। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन अगर निकालना है, ये देखो आप कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स का के मोड का स्क्वायर ले दो, ठीक है। अब इस आधार पे देखो डेल यू बाई डेल एक्स यूरा कितना आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स करके देख लो, इसका 2x आएगा, ठीक है ना। डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लो, कितना आ गया 2y आ गया। ये यहाँ लिखा हुआ देखो डेरिवेटिव में भी हमने क्या करना, मैग्निफिकेशन निकाल दिया, 2z लिख दिया, यहाँ z का मान 2 प्लस आई रख दिया। या तुम चाहो तो ये तो x की जगह कहाँ इस्तेमाल करना, y की जगह 1 इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है ना। ये इस्तेमाल कर लेंगे, ये इस्तेमाल कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। तो ये निकाल दिया, मैग्निफिकेशन निकल गया। अब बात आती है कोफिशिएंट ऑफ रोटेशन निकाल दो सर। अब देखो हम कोफिशिएंट ऑफ रोटेशन निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में। जब हम कोफिशिएंट ऑफ रोटेशन निकालेंगे tan इनवर्स v अपॉन u, अब आप गलती कर दोगे v अपॉन u। अगर आपने v अपॉन u निकाल दिया तो जो ये होता है ये, इसमें आप इसे v काउंट करते हो यहाँ से यहाँ तक को इसे, और इसे क्या काउंट करते हो u, v अपॉन u से आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो ये तरीका आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है एम्पलीट्यूड किसका निकालना है, ठीक है ना, एफ डैश जेड का। एंगल ऑफ रोटेशन किससे निकलेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड। एफ डैश जेड कितना है, ये चलेगा, इसमें 2y/2x आना है, इससे ये कट जाएगा y और x, इनकी जगह क्या वैल्यू रखो, किस पॉइंट पे निकालना था, z प्लस 2y पे। तो x का काम तो 2 कर रहा और y का काम कौन कर रहा 1, तो y की जगह 1 रख दिया, x की जगह 2 रख दिया, नीचे 4 ऊपर 2, आंसर कितना गया tan इनवर्स 0.5। ये आपको प्रूफ भी करना था। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है w इक्वल टू जेड स्क्वायर के लिए आप पॉइंट बदल दिए, आप उसने जब पॉइंट बदल दिए इसकी आप खुद करोगे अपने आप सवाल, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन दे रखा, देखो आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा लेकिन इसके पॉइंट बदल रखे ये रे। पहले तो जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आई था, अब क्या है जेड इज इक्वल टू, इस पर आप खुद निकालना अपने आप, ठीक है। ये कंप्लीट कर लेना अपने आप। अब कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, ये याद रखनी है आपको, 2 नंबर में थ्योरी में क्वेश्चन आ सके, वो आपसे कह सके डिफाइन करिए ट्रांसलेशन क्या होता है। एक ऐसा मैपिंग जो w इज इक्वल टू जेड प्लस सी के फॉर्मेट में हो, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इसमें क्या फ़र्क होता है, z की जगह तो वही x प्लस आई वाई चलता है और c कोई कांस्टेंट होगा a प्लस आई बी। इसमें रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजनरी अलग, x के साथ a जोड़ दिया और y के साथ b जोड़ दिया, i कॉमन लेके, ये आपका u बन गया, ये आपका v बन गया, ठीक है। जब आप ये काम करोगे, अब जैसे जैसे यहाँ x की वैल्यू रखोगे तो u निकलेगा, y की वैल्यू रखोगे तो v निकलेगा। तो ध्यान रखना, अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर, मतलब जेड प्लेन के अंदर अगर कोई फिगर आपकी इस तरह की है, तो जब ये इस
ट्रांसलेशन से ट्रांसफॉर्म होगी और कौन से प्लेन में जाएगी, डब्लू प्लेन में। तो जितना साइज इसका है सेम उतना ही साइज इसका होगा। फ़र्क कितना, लोकेशन डिफरेंट होगी। ये लोकेशन यहाँ है तो ये हट जाएगी अपनी जगह से। अब आप सोचोगे गुरुजी आपने तो ये कहा सेम साइज यहाँ होना चाहिए, सेम यहाँ। भाई मेरे से ऐसा ड्राइंग बनाते वक्त थोड़ी सी गलती होगी, मैं ध्यान नहीं किया, मैं बना दिया ऐसे ड्राइंग, फिर बाद में ध्यान किया तो ये तो ट्रांसलेशन है, तो इसलिए फिर मैंने लिख दिया ए बी, जो साइज इस भुजा का होगा वही साइज इस भुजा का होगा, जो साइज इस भुजा का होगा वही साइज इस भुजा का होगा। देखो मैंने लिख दिया। और मैंने क्या कहा, डायमेंशन सेम, डायमेंशन सेम रहेगी, लंबाई चौड़ाई सेम रहेगी, बट लोकेशन चेंज्ड, लोकेशन क्या हो जाएगी, चेंज। इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर बात मेरी, ये याद रखना, 2 नंबर में यही बात भाषा आप लिख देनी है वहाँ पे। 2 नंबर में पूछा, शायद ने पूछने का ऐसे। इसके बाद थोड़ा और आगे चलो। अब आता है साहब रोटेशन क्या होता है। अगर W इज इक्वल टू जेड ई की पावर आई थीटा है, जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसमें किससे गुणा कर दिया जाए, आई थीटा से, तो जो फिगर होगी वो रोटेट हो जाएगी। फिगर इन जेड प्लेन रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज इन डब्लू प्लेन। अगर आप ई की पावर आई थीटा से गुणा कर दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वो आपकी टर्न हो जाएगी। ठीक है ना। इसका एग्जांपल देने की समझाने की कोशिश करी मैंने, क्योंकि परिभाषा पूछ लेगा 2 नंबर में, क्योंकि 2 नंबर से पका सवाल नहीं है कि अगर रोटेशन के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, तो बस लिख देना आप ये परिभाषा है, ये 2 लाइन लिख देना, बस काम हो जाएगा आपका। अब देखो एग्जाम्पल 5 है, वो क्या कह रहा है, कंसिडर करिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, डिटरमाइन करिए रीजन एंड डिटरमाइन द रीजन आर इन डब्लू प्लेन। वो कह रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आप मान के चलिए कि इससे ट्रांसफॉर्मेशन होना, और रीजन निकालिए आर। कहाँ निकालना रीजन, डब्लू प्लेन में। किसका रीजन निकालना डब्लू प्लेन में, तो उसने कहा मैं आपको जेड प्लेन में दे रहा, एक ट्रायंगल दे रहा, रीजन आर बाय द लाइन, वो ये है एक्स वाई में आ गया, तो किस प्लेन में है, जेड प्लेन में। इस जेड प्लेन के इमेज को हमें कहाँ ट्रांसफर करना, डब्लू प्लेन में। किसके थ्रू ट्रांसफर करना, इसके थ्रू। हमने क्या करा, पहले इसके लिए ड्राइंग कर ली इसकी, x0 y0, तो x0 कहाँ होगा, y एक्सिस पे, y0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे। फिर ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आपको होगा गुरु सर ये तो लाइन, भाई फर्स्ट सेमेस्टर में लाइन ड्रॉ करने सिखा रखी, कैसे, इसे y इज इक्वल टू लिख लो 1 - x। इसके लिए क्या बना दो, एक टेबल बना दो इस तरह की, एक तरफ x लिख लेना, एक तरफ y, ठीक है ना, वैल्यू देते चले जाना, x को 0 1 2 3 इस तरह, ऐसे ही यहाँ बना दो। 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 नहीं 1 आएगी, 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0, 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, -1, और फिर पॉइंटों को मिला देना, तो इस तरह बन जाएगी, ये फिगर बन जाएगी आपकी। उसे ट्रायंगल कहा, तो ये तो लाइन आगे भी जाएगी, इधर यहाँ भी आगे जाएगी, लेकिन आपको क्या लेना, बस केवल ट्रायंगल पर डिस्कस करना, ट्रायंगल आप बन जाएगा। अब देखो, अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने ई की पावर आई π/4 का मान लिख लिया, cos π/4 प्लस आई sin π/4, ई की पावर आई थीटा कई बार मैंने आपको बता रखा। जैसे आप ऐसा करोगे तो इसमें रियल पार्ट अलग कर देना, इमेजनरी अलग कर देना, तो ये बन जाएगा आपका सारा का सारा। यहाँ से यू निकल जाएगा, वी निकल जाएगा। अब आपको देखने जेड प्लेन में एक्स कितना था, 0, वाई 0 था। स्टार्टिंग में देखो 2 पॉइंट दे रखे हैं उसने आपको, और एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना। अब जब 2 पॉइंट दे दिए, एक कंडीशन दे दी, तो मैंने सारे पॉइंट क्रमवार कर लिए, x0, फिर यहाँ पे हमने रखा था अभी x1 x2 ही रखते चला गया। इसी तरह y के मान निकलते चले गए। जब यहाँ से निकाल लेना 1 - x करके एक इक्वेशन में रख के यहाँ निकाल देना। इस डब्लू प्लेन में कैसे इमेज होंगी, पहले आप 0 0 भरो, u में भी 0 भरो, x y दोनों की जगह, तो u0 v0, फिर कितना भरो, 0 और 1 भरो पॉइंट, आपके ये पॉइंट आ जाएंगे। 1 0 भरोगे ये पॉइंट आ जाएंगे, 2 - 1 भरोगे ये पॉइंट आ जाएंगे, तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे आपके, u v u v u v u v बन गए ये कोऑर्डिनेट आपके। ये कोऑर्डिनेट आप यहाँ मैप कर दो सारे में। तो वैसे तो आप ये 0 0 लोगे तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट लोगे तो आपका ये आ गया इस जगह, ये पॉइंट लोगे तो ये आ गया आपका। होगा सर ये पॉइंट कहाँ, ये पॉइंट बेटे यहाँ पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर आपने तो ये पॉइंट लिए, एक तो पॉइंट ये लिया आपने 0 0, ए क्यों लिया, इन 3 पॉइंटों को आपने मिलाया, आपने चौथे पॉइंट को क्यों नहीं मिलाया, ये तो यहाँ पड़ रहा पॉइंट, ये आपने क्यों नहीं मिलाया बेटे, मैंने पॉइंट इसलिए नहीं मिलाया। देखो उसने किस रीजन को कहा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रायंगुलर रीजन को। ट्रायंगुलर रीजन मात्र ये था, इतना था। इसके कितने पॉइंट हैं, एक तो ये पॉइंट है 0 0, एक 0 1 है, एक 1 0 है, तो मुझे ये लेने थे, आगे के लेने ही नहीं थे। ये मैप करो तो यहाँ पड़ेगा आपका, तो हमने 3 ही मिलाई हैं, तो ये रीजन इसमें ट्रांसफर हो गया। देखो इस रीजन की खास बात क्या है, ये ट्रायंगल कितने एंगल मूव हुआ है, यहाँ पे 45 डिग्री में मूव हुआ एंगल ये, क्योंकि इसमें कितना लिखा हुआ कि रोटेशन कितने का है, π/4 का। तो ये तरीका है, अरे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूवमेंट है इसका, ठीक है, रोटेशन बोलते हैं। अब आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन से
में किसी सी कांस्टेंट से गुना हो तो उसे बोलते हैं उसका मैग्नीफिकेशन। जब सी से गुणा होगी तो ध्यान रखना उसके साइज में चेंज आएगा, लोकेशन सेम रहेगी लेकिन साइज बदल जाएगा उसका, एक तरह से साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है हल्का सा लोकेशन भी चेंज हो सकती है, वो देख लेना, वो पता चलेगा देख के कितना चेंजेस हो रहा। अब देखो डिटरमाइन द रीजन, रीजन डिटरमाइन करना डब्लू प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन से। रेक्टेंगुलर रीजन ये था x1 y1 x2 y2 इन जेड प्लेन में, और ट्रांसफॉर्मेशन किससे करना, w इज इक्वल टू 3z से। तो देखो w इज इक्वल टू 3z को मैंने क्या लिख लिया, 3x प्लस i3y। डब्लू प्लेन जो जेड प्लेन का मेरे पास स्टेटस था वो मैंने भर दिया x1 x2 y1 y2, और डब्लू प्लेन में ये u बन गया यहाँ से, ये v बन गया, ये मैपिंग दे दी। अब ये पूरे 1 2 और 1 2 ये x1 1 पे जाके लाइन जेड प्लेन में, x2 लाइन खींच दी, y1 y2, तो आपका ये बन गया डेटा a b c d। अब u और v में क्या चेंजेस होंगे, अब u में करो चेंज, x भरो तो u 3 हो गया, 3 पे जाके लाइन खींच दी। u कितना हो गया 6 पे जाके लाइन खींच दी, इसीलिए v कितना हो गया 3 6। तो ये साइज बिल्कुल सेम इस पे ही आ गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या हो गया, यो डिस्टेंस 1 2 की थी, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, 1 डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक। अभी डिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया, 3 दूनी 6, डबल हो गया, ठीक है ना, 3 गुना हो गया, जितने से आपने मल्टीप्लाई करी उतने गुना एक्सटेंड हो गया। क्लियर बात मेरी, इस तरह ये इसे बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। यहाँ भी बढ़ गया और देखो यहाँ भी बढ़ गया होगा, जितने से गुणा करोगे उतना मैग्नीफाइड हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा। क्लियर, और आगे चलो जरा। अब है साहब इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है, ध्यान रखना। अगर 1/z हो जाए किस ट्रांसफॉर्मेशन में तो उसका इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन के लिए क्या है, देखो z का मान r की पावर अगर i थीटा रखूँ और कैपिटल W क्या मान के चलूँ, r e की पावर i5, तो देखो तुम जो कैपिटल R है इसका वो कितना हो गया 1/r, जो फाई हो गया वो कितना होगा -थीटा, कंपेरिजन कर लेना। मतलब कहने का मतलब अगर जेड प्लेन में, अगर मैं ऊपर वाला प्लेन क्या मान लूँ जेड प्लेन, तो जेड प्लेन में अगर ये स्थिति रही r e की पावर i थीटा जेड है, तो ये r है ये थीटा है, तो अगर डब्लू प्लेन में इन्वर्जन हुआ उसका तो थीटा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -थीटा में। ठीक है, थीटा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -थीटा में। जो रेंज है ये घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, डिपेंड करेगी। अगर r की वैल्यू 1 से कम हुई तो बढ़ जाएगी, और r की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो घट जाएगी। तो इस तरह इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बहुत है, आप पढ़ लेना इसे अच्छे से और कल डिस्कस करेंगे आगे के काम पे। ओके, थैंक यू।